मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इलियास कश्मीरी। जिसे बनाने वाला खुद पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने उसे इतना खतरनाक बनाया कि एक दिन वो पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। फिर पाकिस्तान के लिए सरदर्द, भारत के लिए सरदर्द और यूएसए के लिए भी सरदर्द। एक बार उसने एक आर्मी जवान का, यानी इंडियन आर्मी के एक जवान का सर काटकर बॉर्डर के उस पार लेकर जाता है। वहां उसे जनरल मुशर्रफ 1 लाख का इनाम देते हैं और उसी मुशर्रफ की असैसिनेशन की प्लानिंग ये कुछ टाइम बाद करता है। एक समय में पाकिस्तान का हमदर्द था, बाद में ग्लोबल टेररिस्ट बन गया और पाकिस्तान के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। इसने 1 नहीं 2 नहीं तकरीबन 100 से ज्यादा आतंकी हमले किए, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देश में, और पाकिस्तान पर भी इसने हमला किया। पाकिस्तान एक बार इस आतंकी के पिल्ले को पालता था, उसे पालते पालते इसे ही अपने गले की फांस बना लिया। आज हम जानेंगे इसी आतंकी के बारे में कि कैसे ये ग्लोबल टेररिस्ट बना, कैसे इसे भारत में हमारी एजेंसियों ने पकड़ भी लिया, इसे जेल में भी रखा और जेल से ये फरार हो जाता है। उसके बाद ये पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर प्लानिंग रचता है और भारत में हमले कराता है। 26/11 ले लीजिए, पुणे बम धमाका ले लीजिए, और कई ऐसे आतंकी अटैक थे जिसमें ये शामिल रहा। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। 10 जनवरी 1964 पीओके का बिम्बर इलाका। अब बिम्बर इलाका जो है पहाड़ी इलाका था और वहां कई बार आतंकी हमले, वॉर एरिया था। भारत पाकिस्तान में हमेशा तनातनी बनी रही और उसी जगह पर एक लड़का जन्म लेता है। बड़ी सिंपल सी फैमिली, गरीब फैमिली, और उस फैमिली का जो बच्चा था उसका नाम था इलियास कश्मीरी। अब ये वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू करता है और स्कूल टाइम में टीचर्स बताते थे इसके कि ये बहुत ही अच्छा था और डिसिप्लिन लड़का था, टीचर्स की बात मानता था, घर वालों की बात मानता था, और कहा जाता था कि आगे जाकर कुछ बड़ा करेगा। अब ऐसे में इसकी पढ़ाई जो है, स्कूलिंग खत्म होती है। स्कूलिंग के बाद ये अल इंकलाब ओपन यूनिवर्सिटी में जाता है। अब यहाँ से ये पढ़ाई अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर निकलता है। फिर ये कराची के मशहूर मदरसे की तरफ कूच करता है जिसका नाम था जामिया उलूम उल इस्लामिया। अब यहाँ पहुँचता है और यहाँ पहुँचने के बाद जो पढ़ने लिखने वाला लड़का था, जिसका दिमाग बहुत तेज था, अब वो धीरे धीरे जिहाद की तरफ बढ़ने लगा। अब उसकी मानसिकता थी वो यहाँ से बदल गई थी। अब वो जिहाद की तरफ अपना रुख अपनाने लगा था और कट्टरवादी बन गया था। इसके बाद वो यहाँ से कई जिहादी संगठन जो थे, और ये बहुत ही एक्टिव मदरसा था, बताया जाता है कि कई आतंकी इसी मदरसे से निकले हुए थे। अब यहाँ से ये जिहादी संगठनों के जो ग्रुप्स के आका थे उनसे कनेक्शन में आया, उनसे बातचीत करने लगा, वहाँ अपनी रुचि ज़्यादा बढ़ाने लगा और एक तरह से अपने आप को इसने कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट कर दिया, जो इसका दिमाग था पहले पढ़ाई लिखाई की तरफ, अब इसका दिमाग जो था वो जिहाद की तरफ बढ़ने लगा था। अब ये धीरे धीरे बताया जाता है कि ये पाकिस्तानी एलाइड फोर्स जो थी, SSG स्पेशल सर्विस ग्रुप, उसको इसने ज्वाइन कर लिया। और उसको ज्वाइन करने के बाद ये वहाँ जो जितने भी जो ऑफिसर्स थे, जो आर्मी के लोग थे, उनको ट्रेनिंग देता था कि स्पेशल ऑपरेशंस में कैसे परफॉर्म करना है। भारत के खिलाफ कोई लड़ाई हो, अफगानिस्तान में जो लड़ाई चल रही हो, इन सब लड़ाइयों में जितने भी लड़ाके थे, इनके तरफ से जो आतंकी थे, आतंकी को ये लड़ाके बोलते थे, तो जितने भी आतंकी थे उन आतंकियों को भी ट्रेनिंग देता था और पाकिस्तान की जो SSG ग्रुप थी, स्पेशल सर्विस ग्रुप, उन्हें भी जो था ये ट्रेनिंग देता था। अब आपको पता होगा सोवियत अफगान जंग जो थी वो शुरू थी इसी समय के आसपास, जब इसने SSG ग्रुप ज्वाइन किया था। तो इसे चुना गया था कि जितने भी अफगान लड़ाके हैं, यानी जितने भी अफगान मिलिटेंट्स हैं, उनको ये ट्रेनिंग देगा। अब ये उनको ट्रेनिंग देने लगा था और उस समय पे आपको पता होगा CIA जो था वो हेल्प कर रहा था उसामा बिन लादेन की, और उसामा बिन लादेन सोवियत यूनियन से लड़ाई लड़ रहा था। अब उसामा का नाम तो बहुत बड़ा हो चुका था। अब उसामा जो था वो CIA की हेल्प लेता है, ISI की हेल्प लेता है, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसकी हेल्प लेता है, और वो लोग जो इलियास कश्मीरी है उसको चुनकर लाते हैं। बोलते हैं कि ये जो है ये प्रॉपर बंदा है जो ट्रेनिंग देगा। 6 फीट 7 इंच इसकी हाइट थी, 100 किलो का आदमी था, हट्टा कट्टा आदमी था। तो बताया जाता है कि इसने फिर अफगान मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देनी शुरू की। अफगान मिलिटेंट्स को जब ये ट्रेनिंग दे रहा था तो एक छोटी सी लड़ाई में इसकी एक आंख और एक दाईं हाथ की एक उंगली जो है वो कट जाती है और ये एक आंख से अंधा हो जाता है, मतलब इसका एक आंख जो है वो डैमेज हो जाता है। अब डैमेज होने के बाद से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि इसकी जो पहचान थी वही बन गई थी कि एक आंख इसकी नहीं है और एक तरह से मोस्ट वांटेड
कहा जाता है टेररिस्ट के रूप में इसका नाम निकलकर आने वाले समय में सामने आने वाला था। अब ये जंग जो है वो कई दिन तक चलती है, इसका आंख डैमेज हो जाता है और ये वापस से पाकिस्तान आ जाता है। वो जो लड़ाके थे उन्हें ट्रेनिंग देकर वापस अपने बेस कैंप आ जाता है। अब इसके दिमाग में एक चीज़ जो फैल गई थी वो थी कट्टरपंथ की। अब ये अपने आप को जिहादी मानने लगा था और इसका एक ही मकसद था, जितने भी जो देश हैं, जो भी यूएसए, भारत और जितने भी, अगर वो वहाँ इस्लामीकरण को बढ़ाना है तो इसे अपने जो मंसूबे हैं उसको अमल में लाना पड़ेगा। यानी इसकी जो जो प्लानिंग्स थी, जो जो कंट्री इन आतंकवादी संगठन के खिलाफ थी, उन कंट्रीज में बड़ा हमला करना था। अब ऐसे में कश्मीर में जंग होती है 1999 में। अब पहली बार इसका नाम जो है बहुत ज़्यादा फोकस में आता है और भारत के खिलाफ कश्मीर में बहुत ज़्यादा लड़ाई तेज़ हो गई थी, बॉर्डर्स पर लड़ाई हो रही थी। उसी समय इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, यानी हुजी। हुजी इसने शुरुआती संगठन थे जिसकी इसने स्थापना की थी और हुजी आने वाले समय में बहुत बड़ा नाम बनने वाला था। अब इसने अपना खुद का अलग ब्रिगेड बनाया था, ब्रिगेड 313। अब इस ब्रिगेड का काम ये था कि जो पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स थी SSG, उसके साथ मिलकर काम करना और भारतीय सेना पर हमला करना। अब इसी बीच अशोक पोस्ट पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, किसी ने भारत के चेक पोस्ट और भारत के बंकर्स की जानकारी दे दी थी। अब एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी और भारतीय आर्मी जो है लड़ाई लड़ रही है, जंग लड़ रही है। उस बीच 25 आतंकी जो है पाकिस्तानी SSG ग्रुप के कपड़े पहनते हैं और भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद ये जो बंकर्स थे उन बंकर्स में अचानक से घुसते हैं और 25 से ज़्यादा जो वहाँ हमारे आर्मी के जवान तैनात थे उन पर गोलियां चला देते हैं। अब गोली चलाते उसमें अंधाधुंध फायरिंग करते, उसमें कई जवान जो है 9 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। उसमें एक जवान का नाम आता है जो भारतीय सैनिक थे, भाऊ साहब तालेकर। अब ये बहुत ही ज़्यादा कट्टरवादी था और बहुत ज़्यादा क्रूएल था। तो बताया जाता है कि इसने भाऊ साहब तालेकर को गोली मारी। गोली मारने के बाद उनका सर काटा और सर अपने साथ पाकिस्तान लेकर चला गया। पाकिस्तान लेकर जाता है जहां मुशर्रफ जो है इसे इनाम देते, 1 लाख का इनाम देते और आने वाले टाइम में देखना ये मुशर्रफ की जान लेने के पीछे पड़ जाएगा। अब ये सिर वाली जो फोटो है वो न्यूज़पेपर में छपती है, वहाँ सोशल मीडिया पे ये फोटो वायरल होती है और इसका बहुत ज़्यादा नाम होता है और बताया जाता है कि इसकी पहुँच भी बढ़ने लगी थी और एक तरह से पाकिस्तान के लोग इसे पसंद करने लगे थे और उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे भी दिए जाते हैं अलग अलग संगठन की तरफ से और 1 लाख रुपए खुद जो है परवेज़ मुशर्रफ इसे गिफ्ट करते हैं। अब ये पैसा मिलने के बाद इलियास कश्मीरी जो था वो ओसामा बिन लादेन के धीरे धीरे करीब जाने लगा था, क्योंकि उस समय तक इलियास कश्मीरी जो था, एक बार उसने जो सोवियत संघ के साथ जब अफगान लड़ाकों की लड़ाई हो रही थी, अफगान मिलिटेंट्स की, उस समय पे उसने ट्रेनिंग दी थी और वो यहीं से नज़र में आ गया ओसामा बिन लादेन के। अब यहाँ से इसकी जर्नी जो है शुरू हो गई और बताया जाता है कि अब यहाँ से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। अब इसने ब्रिगेड 131 की स्थापना की थी जिसके बाद से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। अब इसे रूथलेस टेररिस्ट का जो खिताब था वो मिल चुका था। अब ये धीरे धीरे और देशों में भी फेमस होने लगा था। अब इसके बाद ये स्किल ट्रेनिंग देता था, जितने भी नए आतंकी आ रहे थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी इसके कैंप में, नए लोगों को ये जोड़ता था। अभी क्या कर रहा था कि ऐसे में बहुत सारे जो सेना के जवान जो थे रिटायर हो जाते थे उनको भी अपने ग्रुप में इन्वॉल्व कर लेता था, जो पाकिस्तानी सेना के जवान थे। अब ये धीरे धीरे इसने अपना वर्चस्व बढ़ाने लगा और मीडिया में आकर खुलकर इंटरव्यू देता था। एक इंटरव्यू में उसने बोला कि मैंने ये जो आर्ट ऑफ वॉर है वो अरब से सीखा है। रशियन, सोवियत यूनियन और जो बाकी कंट्रीज़ की जो वॉर मिशनरीज थी और वहाँ जब लड़ाई हो रही थी तब मैंने उनसे ये आर्ट ऑफ वॉर सीखा है। अब 1991 से लेकर 1995 तक इसकी जो हरकत थी वो पूरे देश विदेश हर जगह फेमस हो गई थी। उसी समय में मौलाना मसूद अजहर जो थे वो हज़रत अली अंसार और हज़रत मुजाहिदीन, ये दोनों को साथ लाना चाहते थे, दोनों संगठनों को। ये दोनों संगठन साथ लाने के लिए जो मौलाना मसूद अजहर क्या करता है कि भारत आने का प्लान करता है और 1994 में वो भारत आता है। भारत आता है तो फिर इसके बारे में हमारी इंडियन एजेंसी को इसके बारे में पता चल जाता है, फिर उसे अरेस्ट भी कर लेती है मसूद अजहर को। और आपको पता है मसूद अजहर को करने के बाद फिर कांधार वाला पूरा सीन होता है
अब इस बीच 1994 में जो इलियास कश्मीरी है वो सामने आता है। अब अभी तक उसके बारे में, अब ज़्यादा 1 साल तक वो गुपचुप था, उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, और पहला आतंकी हमला भारत के खिलाफ प्लान करता है, क्योंकि मसूद अजहर जो थे वो अरेस्ट हो गए थे। अब मसूद अजहर अरेस्ट हो गए थे तो इससे लग रहा था कि अब मसूद अजहर को कैसे भी छुड़ाना है, तो इसके लिए हमें कुछ लोगों को किडनैप करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लोगों को, जिसके बाद भारत के ऊपर दबाव बने और भारत उन लोगों को छोड़ने के लिए मसूद अजहर को छोड़ दे। अब ऐसे में ये अपने एक दोस्त को साथ लेता है, वो भी एक आतंकी था, उसका नाम था उमर सईद शेख। अब ये दोनों आतंकी मिलके, यानी कश्मीरी, इलियास कश्मीरी और उमर सईद शेख जो है मिलकर एक प्लान बनाते। प्लान क्या था? ऑपरेशन अल हदीद। अल हदीद में करना क्या था? इनको दिल्ली में 4 जो वेस्टर्न टूरिस्ट थे उन्हें किडनैप करना था। किडनैप कर बाद में उसके बदले इन्हें कहना था कि मसूद अजहर को छोड़ दो। अब इन्होंने किया भी ऐसा। अब ये दिल्ली पहुंचते और दिल्ली में 4 वेस्टर्न टूरिस्ट को किडनैप कर लेते, जिसमें एक अमेरिकन भी था। अब पता था उन्हें अमेरिकन नागरिक होगा तो अमेरिका प्रेशर बनाएगा और मसूद अजहर को छोड़ने के लिए कहेगा। अब इस बीच वो उसे किडनैप कर उन 4 को लेकर चला आता सहारनपुर सेफ हाउस में। इस बीच दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ के पास पूरी जानकारी थी इन लोगों के बारे में, और इनको ट्रेस करते करते हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, आईबी, सब लग जाते इस पूरे मामले में, और सब लोग एक जॉइंट ऑपरेशन में साथ पहुंचते सहारनपुर, और सहारनपुर में रेड करते, और रेड में जो है वो इसे पकड़ लेते, जो पहला आतंकी था उमर सईद शेख को, और इसे गोली मारते इसे पकड़ लेते। लेकिन वहाँ से जो कश्मीर इलियास कश्मीरी था, जो वो भागने के लिए सफल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब भागने के बाद ये वापस से जो है बताया जाता है कि पाकिस्तान पहुँचता है, और पाकिस्तान पहुँचने के बाद इसकी वापस से इसका स्वागत होता है, इसका काफ़ी ज़्यादा नाम होता है, और सब लोग बोलते हैं कि वाह कितना हुनार आतंकी है, हमारे देश के लिए क्या कुछ कर रहा है, और वहाँ की कौम और वहाँ की जनता भी इसे अपना हीरो मान लेती है। अब इस बीच भागने के बाद अब इसके मन में गुस्सा था, इसका एक साथी जो था वो भारतीय जेल में बंद है। अब ऐसे में इसने सोचा कि फिर से प्लान करता हूं भारत में एक बड़े हमले का। अब इस बीच ये भारत में बड़े हमले का प्लान कर रहा था, और ये पाकिस्तान के पुंछ में रुका हुआ था। 1995 की ये बात है। अब 1995 में ये रुका हुआ था, और इसका प्लान था कि अपने दोस्त के साथ, नसरुल्लाह मंसूर लंगड़ियाल नाम था, इसका प्लान ये था कि पाकिस्तान की आर्मी की मदद करना है इंटेलिजेंस जुटाने में, और इंडियन आर्मी के एक कैंप पर हमला करना है। इस बीच ये पाकिस्तान के पुंछ इलाके में ट्रैवल कर रहा था, इंटेलिजेंस जुटा रहा था। अब एक भारतीय चेकपोस्ट था, और भारतीय चेकपोस्ट पर भारतीय आर्मी को एक इनपुट मिलता है कि इस तरफ जो है वो इलियास कश्मीरी जा रहा है, और उसके साथ एक और आतंकी है नसरुल्लाह मंसूर लंगड़ियाल। अब जो है ये दोनों आतंकी को जो है इंडियन आर्मी चेकपोस्ट पर रुकाया जाता है, दोनों की चेकिंग ली जाती है, और पता चलता है ये दोनों वही आतंकी है, और दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद इलियास कश्मीरी जो है 2 साल तक जो है जेल में रहता है। अब सोचिए, इतना फेमस आतंकी जिसको भारतीय एजेंसीज ने और हमारे आर्मी के लोगों ने अरेस्ट कर लिया, उसके लिए इतना बड़ा काम था और काफ़ी बड़ा नाम था। मतलब ये अरेस्टिंग जो थी वो दिखाती थी कि भारतीय इंटेलिजेंस कितने पुख्ता तरीके पे कितना अच्छा काम कर रही थी। अब ऐसे में इसे अरेस्ट तो कर लेते, और उसके साथ उसका जो दोस्त था नसरुल्लाह मंसूर, उसको भी अरेस्ट कर लेते। अब दोनों जो थे कश्मीर के जेल में बंद थे, और 2 साल बाद जो इलियास कश्मीरी है वो जेल से फरार हो जाता है, और बताया जाता है कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग जो थे, कुछ ऑफिसर्स थे, वो भी वहाँ जुड़े हुए थे, उनका भी हाथ था कहीं ना कहीं इसको भगाने के पीछे। और कई दिन तक जांच चलती और कई लोगों का नाम सामने आता है, और पता चलता है कि ये जो इलियास कश्मीरी है वो जेल से भाग जाता है। अब भागने के बाद वो जो है वापस से पाकिस्तान पहुँचता है, और पाकिस्तान की ISI एजेंसी ज्वाइन कर लेता है, ISI के लिए ये काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अब ये पाकिस्तान पहुंचा है तो इसको पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के लोगों ने इसे खिताब दे दिया कि भाई बहुत जाबाज है, और इस पाकिस्तान भारतीय जेल से ये फरार होकर वापस आया है पाकिस्तान, तो इसने कितना बड़ा काम कर दिया है, तो इसकी हर तरह तारीफ होने लगी। लेकिन जो इसका दोस्त था वो अभी भी कश्मीर जेल में बंद है। अब ये पूरा सब कुछ हो रहा था उसी समय की बात है 1999 की, जब कंधार हाईजैक होता है और मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए सब कुछ किया जाता है। बताया जाता है कि उसमें भी इसका हाथ था, और वहाँ भी इसकी प्लानिंग थी, और ये सब चीज़ों के बीच में जो प्लानिंग प्लॉटिंग करना था उसमें ये मास्टर था, इसका काम ही वही था, अच्छे से बैठकर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करना, और वो एक मैप बनाता था, उस मैप के हिसाब से ही सब काम करते थे। अब ये धीरे धीरे उसके बाद जैश ए मोहम्मद का फॉर्मेशन होता है। जैश ए मोहम्मद जो है
वो एक बड़ा अटैक करता है 9/11 का अटैक। आपको पता होगा यूएसए में 9/11 का जो अटैक होता है, जिसके बाद पहली बार जैश ए मोहम्मद इतने बड़े लेवल पर पूरे दुनिया के सामने उसका चेहरा सामने आता है और पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन कितना बड़ा आतंकी बन गया। एक टाइम पे यूएसए ने उसे खड़ा किया था, सीआईए ने उसे खड़ा किया था, अब वो यूएसए के खिलाफ ही जंग छेड़ दी थी उसने। अब ये था कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा दबाव था पाकिस्तान पे कि तुम्हारे यहाँ भी बहुत सारे आतंकी जो हैं वो छुपे हुए हैं ओसामा के, और हमें मिलकर इनसे लड़ना होगा। और अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर जो है घोषित कर दिया था, और परवेज मुशर्रफ ने उस समय उनका हेल्प करने की पूरी घोषणा कर दी थी कि भाई हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में पूरा सपोर्ट था। अब मुशर्रफ का ये रुख जो था वो कहीं ना कहीं जो उनके देश में एक्सट्रीमिस्ट थे, जितने भी मिलिटेंट्स थे, टेररिस्ट थे, वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हो गए। अब उसमें कश्मीर इलियासी भी था। अब ये इलियास कश्मीरी जो है उसने खुलकर कह दिया कि हम इसका विरोध करते हैं और हम इस नीति का, परवेज मुशर्रफ की इस नीति का विरोध करते हैं। यूएसए के साथ ये क्यों हाथ मिला रहे, हम इसके सख्त खिलाफ है। और यूएसए तो बहुत ज़्यादा फंड देता था, तो कश्मीर के पास पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं था खोने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही बर्बाद था। ऐसे में अगर यूएसए की फंडिंग रुक जाती तो और बर्बाद हो जाता। तो ऐसे में परवेज मुशर्रफ ने जो है यूएसए से हाथ मिला दिया और बोला कि वॉर ऑन टेरर में हम भी तुम्हारे साथ हैं। और अब जो था पाकिस्तानी आर्मी जो थी एक्टिव हो गई और पाकिस्तानी एजेंसी जो है एक्टिव हो गई। 2002 में पाक मिलिट्री ने एक साथ बहुत सारे जॉइंट ऑपरेशन किए और उसमें जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें कई आतंकी जो है मारे गए। अब इसके बाद जो था ये और ज़्यादा आग बबूला हो गया। अब इसने खुलकर जंग छेड़ दी, इसने जैश ए मोहम्मद ज्वाइन कर लिया और इसने कहा कि अब हम पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ हमारी खुलकर हम लड़ाई लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे। अब ऐसे में इसने प्लान क्या किया, पहली बार मुशर्रफ के असैसिनेशन का, और 2003 में इन्होंने मुशर्रफ पर अटैक भी किया, जिसको खुद जो उसकी पूरी देख रेख, जो उसकी पूरी प्लानिंग थी, वो इलियास कश्मीरी ने की थी। अब मुशर्रफ पे जब अटैक होता है, अटैक के बाद मुशर्रफ बच जाते हैं और 2003 में इसका नाम सामने आता है और इसको धीरे धीरे पाकिस्तानी एजेंसी जो ढूंढ निकालती है और इसे अरेस्ट कर लेती है। पर अब 4 साल इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिसके बाद अभी जेल से छूटने के बाद अंडरग्राउंड हो जाता है और बोलता है कि अब तो अब पाकिस्तान में इसकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि इसने पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ ही दुश्मनी ले ली है। जिसने इसे पाला उसी से इसकी दुश्मनी हो गई है। अब ऐसे में ये 2007 में जेल से छूटता है और अंडरग्राउंड हो जाता है। अब इन सब चीज़ों के बीच में एक बड़ा इंसिडेंट होता है पाकिस्तान में, लाल मस्जिद का इंसिडेंट। और लाल मस्जिद का इंसिडेंट माना जाता है कि एक तरफ जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब जितने भी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े लोग थे, जितने भी टेररिस्ट थे, वो पाकिस्तानी सरकार के एकदम खिलाफ हो गए थे। और ये था क्या, अब देखिए पाक पार्लियामेंट से जो था ये 2 किलोमीटर दूर था लाल मस्जिद इंसिडेंट। अब यहाँ मदरसे में 2 भाई थे, अब्दुल अजीज और अब्दुल राशिद गाजी। ये दोनों बहुत ज़्यादा कट्टर एक्सट्रीमिस्ट थे। अब इन लोग ने क्या कह दिया कि पाकिस्तान में जो है शरिया कानून लागू हो जाए, पाकिस्तान में शरिया कानून जो है लागू कर देनी चाहिए। अब इनकी जो मस्जिद थी, लाल मस्जिद थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन लोग खुलकर विरोध करने लगे पाकिस्तानी सरकार का और कहे कि यहाँ शरिया कानून लाया जाए, तालिबान जैसा शरिया कानून लाने की यहाँ हिमाकत करने लगे। अब इस बीच अब हर कोई, जितने भी वहाँ लोग थे जुटे थे, और इस लाल मस्जिद में जितने भी जो संगठित लोग थे, वो सब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हो गए। अब ये ग्रुप इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया, इन्होंने क्या किया, चाइनीज़ पार्लर्स बहुत सारे चलते थे और वहाँ से 10 चाइनीज़ को इन्होंने अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। और जितने भी वीडियो गेम्स के शॉप्स थे, जहाँ वीडियो शूट्स होते थे, उन सबको इन्होंने बंद करा दिया। अब ऐसे में जब इन्होंने कई लोगों को अपने हिरासत में ले लिया, किडनैप कर लिया, तो पाकिस्तान सरकार प्रेशर में आ गई। वहाँ से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने प्रेशर किया कि हमारे लोगों को वहाँ किडनैप कर लिया जा रहा है और तुम वहाँ कुछ कर नहीं रहे हो। ऐसे में चाइना का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, यूएसए का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अब उसके बाद जो था, पाकिस्तानी सरकार के पास कोई चारा नहीं बचता, तो पाकिस्तानी आर्मी को एक्टिव करते हैं और बोलते हैं ऑपरेशन साइलेंस चलाया जाए। अभी ऑपरेशन साइलेंस यहाँ से शुरू होता है। ऑपरेशन साइलेंस क्या करता है कि लाल मस्जिद में जितने भी कट्टरवादी नेता थे, जितने भी कट्टरवादी जो संगठित लोग थे, वहाँ टेररिस्ट थे, उन सबका खात्मा। अब पुलिस क्या करती है और एजेंसी जो आर्मी है वो पहले तो एक भाई को अरेस्ट कर लेती है, राशिद को, और जो दूसरा भाई था वो बुर्का पहनकर भाग जाता है। फिर कई दिनों तक उसे भी ढूंढती है, तब तक हर जगह हिंसा हो रही थी, और 10 जुलाई को उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इन सब चीज़ों के बीच में एसएसजी है, एसएसजी ने पूरा ऑपरेशन किया, और एसएसजी एक समय पे जो इन आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही थी, अब वो इनके खिलाफ ही काम कर रही थी। और इन दोनों भाइयों
में से एक भाई को अरेस्ट कर लिया, एक भाई को मार गिराया। अब जब ऑपरेशन साइलेंस खत्म होता है तो इसके बाद पाकिस्तान जो है दो धड़े में बढ़ जाता है। पहला धड़ा होता है जो पाकिस्तानी आर्मी और एजेंसीज के लोग, दूसरा धड़ा जिसमें जितने भी संगठित अपराध में शामिल थे, यानी जितने भी टेररिस्ट ग्रुप थे, वो सब एक साथ आ जाते हैं। और इलियास कश्मीरी खुलकर अब बगावत पर उतर जाता है और बोलता है कि अब पाकिस्तान के ही खिलाफ उसने जिहाद छेड़ दिया। अब बोला कि पाकिस्तान से ही मेरी दुश्मनी, और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। अब इस के बीच में उसके लिए काम करने के लिए कई पाकिस्तानी आर्मी के जो रिटायर्ड जनरल्स वगैरह थे वो इसे ज्वाइन करने लगे। कई आईएसआई से जुड़े लोग जो थे रिटायर हो गए थे वो इसे ज्वाइन करने लगे। अब ऐसे में ये धीरे धीरे इसका कद बढ़ रहा था। फिर इसके साथ और ऐसे लोग जुड़ गए थे जो कट्टरवादी विचारधारा रख रहे थे। अब इस सब के बीच में इसने अलकायदा ज्वाइन कर लिया। अब देखिए अलकायदा ज्वाइन कर लिया। अलकायदा ज्वाइन करने के बाद अब ये जहां पाकिस्तान तक सीमित था, अब ये ग्लोबल टेररिस्ट बन गया था। और 2008 में इसने पाक में अटैक किया और जनरल आमिर फैजल अलवी को मार गिराया, उनका असैसिनेशन किया। 2009 में आईएसआई के हेडक्वार्टर पर हमला किया। फिर इसने आर्मी हेडक्वार्टर जो इस्लामाबाद में, उस पर भी हमला किया। मतलब एक साथ इसने कई जो है हमले हैं वो पाकिस्तानी एजेंसीज पर किए। अब ओसामा बिन लादेन के बाद माना जाने लगा कि यही अगला चेहरा है और ओसामा बिन लादेन के नक्शे कदम पर चल रहा है। अगर देश के भी खिलाफ जाना पड़े तो जाएगा, लेकिन इसके लिए जिहाद सबसे बड़ी चीज़ थी। अब ये सब कुछ चल रहा था। अलकायदा और हुजी जो इसका खुद का संगठन था जो इसने बनाया था शुरुआत में, अब अलकायदा हुजी दोनों एक साथ आ गए। अब इसने कहा कि यूएसए जैसे जितने भी कंट्रीज़ हैं जो इस्लाम के लिए नासूर हैं उन सब का खात्मा करेंगे। अब ऐसे में इस कश्मीरी का दुश्मन पाकिस्तान भी था और इसने अलकायदा की अपनी खुद की एक ब्रिगेड बना ली थी 133 और उसी को लीड कर रहा था। ऐसे में ये मैंने आपको बताया कि आईएसआई से कई लोग रिटायर्ड हो रहे थे। अब उन रिटायर्ड लोगों को भी अपने पास ला रहा था क्योंकि ये वेट कर रहा था कि जिन लोगों को अच्छी नॉलेज है, अच्छी पकड़ है, उन लोगों को मैं लाऊंगा और एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप तैयार करूंगा जो कि विश्व में कहीं भी आतंकी हमला करना होगा कोई तो यही ग्रुप करेगा। अब बहुत सारे इसने अटैक कर दिए। फिर परवेज़ मुशर्रफ पर भी इसने कई असैसिनेशन के अटेम्प्ट किए और उन सब में असफल रह गया। मतलब कोई भी अटैक इसका वो नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हो पाया। अब इसने वापस से भारत में अटैक की प्लानिंग की। 2008 में इसने, आपको पता ही होगा, जो 26/11 का हमला था वो उसका मास्टरमाइंड यही था। आपने देखा होगा एक ऑडियो वायरल था जिस ऑडियो में ये एक आतंकी से बात कर रहा है, उसने कमांड दे रहा है। और धुरंधर मूवी में भी देखा होगा कि एक रोल था जहां एक रूम में बैठा है इन लोगों का मास्टरमाइंड आईएसआई का हेड और वहाँ से वो आतंकियों को जो है गाइड कर रहा है। अब बताया जाता है कि वो जो मास्टरमाइंड था यही था, डेविड हेडली को इसी ने भेजा था भारत रेकी करने के लिए। और पता ही आपको ये पाकिस्तानी ओरिजिन का आदमी था डेविड हेडली और जो कि यूएसए में रह रहा था और इसने रेकी कर जाके इसे सब चीज़ बताई थी और इसने पूरी प्लानिंग रची थी जो था 26/11 हमले की। इसके साथ कई लोग जो थे, मुनव्वर राणा वगैरह कई लोग शामिल थे और इन लोगों ने बाकायदा प्लानिंग रच के जो भारत में वो है हमला कराया था। अब इसका जो वॉइस टेप है वो वॉइस टेप भी आपने सुना ही होगा और कई सोशल मीडिया और हर जगह वायरल था उस समय पे। और डेविड हेडली जब यूएसए में अरेस्ट हो जाता है, उसे सीआईए अरेस्ट करती है, तो डेविड हेडली को आवाज़ सुनाई जाती है। तो डेविड हेडली कहता है कि ये इलियास कश्मीरी ही है और ये उसकी ही आवाज़ है। तो ये साफ हो जाता है कि इलियास कश्मीरी इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड था। अब 2008 के टेरर अटैक के बाद 2010 में जो है पुणे में जर्मन बेकरी पर एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में 2 लोगों का नाम सामने आता है और एक ग्रुप का इंडियन मुजाहिदीन, और इंडियन मुजाहिदीन से ही जुड़ा आतंकी यासीन भटकल और रियाज भटकल का नाम सामने आता है और पता चलता है इन दोनों को भी कमांड जो था इलियास कश्मीरी ही दे रहा था। अब इन सब के बीच एक चेन बनती गई। जितने भी घटनाक्रम थे आप देख लीजिए, कंधार कांड देख लीजिए, फिर उसके बाद 26/11 का हमला देख लीजिए, फिर उसके बाद पुणे बेकरी, जर्मन बेकरी का जो हमला है, इन सब के बीच एक नाम कॉमन था, वो था इलियास कश्मीरी। अब इलियास कश्मीरी जो था धीरे धीरे ऐसा ट्रेनर बन गया था कि जो आतंकियों को ट्रेन करता था और दूसरे देशों में भेजता था हमला करने के लिए। इन सब बीच वो बहुत ज़्यादा क्रूअल बन गया था, यानी उसका जो हद था, मतलब कि कैसे भी बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी करनी है, मतलब नॉर्मल मौत नहीं देनी है, किसी को भी मारना है तो बड़ी बेरहमी से मारना है। अब इन सब के बीच में वो यही नहीं रुका। अब उसने प्लान किया कि एक बड़ा इंटरनेशनल हम हमला करेंगे और वो हमला एक न्यूज़पेपर पर करना चाहता था। और वो न्यूज़पेपर कौन था? वो कोपेनहेगन में एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था जलाइन पोस्टन न्यूज़पेपर। अब क्या था, इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पर एक कार्टून छापा था, उसे पब्लिश किया था, जिसके बाद डेविड हेडली ये
कश्मीर इलियासी और मुनव्वर राणा, इन तीनों ने एक प्लानिंग की। प्लानिंग ये थी कि ये कई सारे आतंकी टेररिस्ट जो है उन्हें भेजेंगे वहाँ वो लोग अंधाधुंध फायरिंग करेंगे, सबको गोलियों से भूनेंगे, और जो उसका संपादक होगा और जितने भी एडिटर्स होंगे उन सब की गर्दन काटेंगे और बिल्डिंग से नीचे फेंकेंगे, और बाकायदा उसकी वीडियो बनाएंगे और वीडियो सोशल मीडिया पर जो है पब्लिश करेंगे। इस बीच जो इसकी पूरी इनपुट जो थी NIA को और बाकी एजेंसीज को भी लग गई थी, CIA को भी लग गई थी। अब ये इनपुट्स जो थे एक दूसरे को ये शेयर कर रहे थे और इनका प्लान जो था ये पूरी तरह से रेडी था। लेकिन 2000 अब इन सब चीज़ों के बीच में 2009 में USA जो था तिलमिला गया था, एकदम ओसामा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था, क्योंकि जब से ओसामा बिन लादेन ने हमला किया था तब से USA जो था उसके मन में एक ही था कि कैसे भी ओसामा को ढूंढकर मारना है। अब ओसामा को कई सालों तक अफगानिस्तान और यहाँ बाकी जगहों पर जो है USA ढूंढ रहा था, लेकिन USA को उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रहा था। इसलिए USA ने एक अपना बेस कैंप भी बना रखा था जिसका नाम था कैंप चेकमैन। अब ये कैंप चेकमैन में अचानक से एक दिन एक शख्स आता है, बोलता है कि मेरे पास ओसामा बिन लादेन को लेकर एक इनपुट है, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो चेक पोस्ट क्रॉस करता है और अंदर जाता है कैंप में, और कैंप के अंदर वो एक धमाका करता है। ये आत्मघाती सुसाइड बॉम्बिंग थी, 2009 में ये पूरी घटना होती है, और उसमें कई जो अमेरिकन एजेंसी के लोग थे वो उसमें मारे जाते हैं। अब इसके बाद जो है 2010 में जो USA है इसे मोस्ट वांटेड का खिताब दे देता है, क्योंकि अब इसमें जो पहला नाम था वही था इलियास कश्मीरी का। अब ऐसे में जिस ISI के लिए इलियास कश्मीरी इतने दिनों से काम कर रहा था वही उसके दुश्मन बन बैठे थे, और ग्राउंड पर इसकी जितने भी ह्यूमन इंटेलिजेंस थी वो ISI जमा कर रही थी और CIA को दे रही थी। धीरे धीरे CIA जो था वो इस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इस बीच कई लोग ISI में जो थे, जो इसके हमदर्द थे, वो इसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। अब ये वहाँ भागने लगा। अब ये धीरे धीरे जो है वो साउथ वजीरिस्तान से नॉर्थ वजीरिस्तान की तरफ बढ़ता है। अब ये वहाँ पहुँचता है और वहाँ एक जगह पर ये रुक जाता है, और बताया जाता है कि वो बाग था एप्पल का, और उस एप्पल के बाग में ये रुक जाता है। अब ये जो पूरी इनपुट थी ये इनपुट CIA को मिल जाती है। CIA जो है अपने ड्रोन्स को एक्टिव करता है और इसी ड्रोन से वहाँ हमला कर देता है। उन ड्रोन से 4 मिसाइल दागे जाते हैं, वो पूरा जो एरिया है नस्तनाबूद हो जाता है, और पता चलता है कि उसकी इसमें मौत हो गई है। लेकिन सोचिए, तुरंत उसकी मौत होने के बाद जो है हुजी के जो स्पोक्स पर्सन है वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, इसमें हमारे जो चीफ थे इलियास कश्मीरी वो इसमें मारे गए और 9 आतंकी और मारे गए। और पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स और कई जगहों पर इस बात के जो पुख्ता वो हैं रिपोर्ट्स हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन उस समय पे जो जगह थी दक्षिण वजीरिस्तान, वहाँ से डेड बॉडी निकालना बहुत मुश्किल था, तो डेड बॉडी नहीं आ पाती। लेकिन ऐसे में ये डिक्लेयर करना कि उसकी मौत हो गई है, इसके लिए भी 100% श्योर होना था। और उसके परफेक्ट 1 महीने बाद CIA की तरफ से एक प्रेस नोट जारी होता है और CNN न्यूज़ चैनल पर खबर चलाई जाती है कि जो इलियास कश्मीरी है वो मारा गया, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है मारा गया। अब इसके बाद संगठन एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। जो बताया जाता है कि जितने भी इसके साथ जुड़े लोग थे वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं सबको डर था कि US एक-एक को ढूंढकर मारता रहेगा। और 2012 में UN ने माना कि ये मर चुका है, और कई बार ऐसी खबर आई कि नहीं ये जिंदा है। इसकी पुरानी वीडियोस जो थी वो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और बताया गया कि जिंदा है। लेकिन बार बार अमेरिकी एजेंसीज़ और बाकी एजेंसीज़ ने ये दावा किया कि नहीं ये मर गया है। इसे जो है अमेरिकन एजेंसी CIA और वहाँ की जो स्पेशल फोर्स थी उन्होंने इसे मार गिराया है। ये एक ऐसा आतंकी था जो कि पाकिस्तान के रहमो करम पर बड़ा हुआ, बाद में पाकिस्तान ने इसकी टिपिंग दे दी और इसे USA ने मार गिराया। तो पाकिस्तानी आर्मी के साथ जितने भी आतंकी काम कर रहे हैं उन्हें एक बार देखना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन को मारने में पाकिस्तान ने USA की मदद की, जितने भी आतंकी है सबको मारने में एक तरह से पाकिस्तान ने ही मदद की। पहले पाकिस्तान उन आतंकियों को बनाता है और जब USA का प्रेशर आ जाता है तो उन्हीं आतंकियों की लोकेशन जो है वो USA को दे देता है। ऐसा वो चाइना के साथ भी कर सकता है, बाकी स्टेट्स की, क्योंकि USA पाकिस्तान को सिर्फ खुद से मतलब है और वो अपने यहाँ जानबूझकर स्टेबिलिटी नहीं लाने देना चाहता। स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल लोग आ गए तो हर कोई डेवलपमेंट की बात करेगा, और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जितने कट्टरवादी नेता हैं वो कहीं ना कहीं जेल की हवा खाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान
कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे आतंकियों को पालने से पाकिस्तान का तो नुकसान हो रहा है, उनकी देश की छवि भी खराब हो रही है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वालों में से तो नहीं है और फिर इलियास कश्मीरी जैसे कई आतंकियों को खड़ा कर देगा और बाद में उनकी सुपारी दे देगा। तो दोस्तों ये कहानी थी इलियास कश्मीरी की, वर्ल्ड मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, और उसे कैसे अमेरिकी एजेंसीज ने मार गिराया। ये पूरी कहानी उसी पर आधारित थी। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।